मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जिसमें माता पिता के अलावा एक बच्चा और एक डॉग भी होता है और वो लोग हाईवे से कहीं जा रहे थे कि तभी एक हिरन अचानक गाड़ी के सामने आकर मारा जाता है। इस हादसे से पूरी फैमिली स्पेशली बच्चा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो कुछ देर हाईवे किनारे ही रुकने का फैसला करते हैं, जहां उनका डॉगी अचानक से जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जिसे वापस लाने के लिए आदमी भी उसके पीछे पीछे जाता है। मगर कुछ देर बाद भी जब वो लोग वापस नहीं आते तब लेडी उन्हें ढूंढने का फैसला करती है, पर तभी इतने में उनका डॉगी वापस आता है जिसका आधा शरीर कटा हुआ था। वो उसे देख ही रही थी कि तभी पीछे से लेडी का पति भी आ खड़ा होता है जिसका आधा फेस कटा हुआ था, और ये देखकर लेडी जोर से चीखती है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है ट्रिप नाम के लड़के पर, जो रेडफोर्ड नाम के ड्रग डीलर के पास ड्रग लेने के लिए आया हुआ था। रेडफोर्ड गोलियों के फॉर्म में ड्रग बेच रहा था, मगर ट्रिप को यकीन नहीं हो रहा था कि यह असली है या फिर नकली। जब वो यही बात रेडफोर्ड से पूछता है तो वो एक जोरदार मुक्का ट्रिप के मुंह पर दे मारता है, और मुक्का खाते ही ट्रिप शांति से पैसे दे देता है। जिसके बाद रेडफोर्ड ड्रग की गोलियों को रखकर वॉशरूम में जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रिप सारी पिल्स को अपने बैग में रख लेता है, और रेडफोर्ड के बाहर आते ही थोड़ा हड़बड़ा जाता है और देर हो रही है कहकर निकल जाता है। असल में आज ट्रिप अपने दोस्तों के साथ एरिया 52 के पास जाने वाला था, इसलिए वो जल्दी में निकलता है और अपने दोस्तों कुकी, जैक, नेल्सन और ग्रेचन के पास पहुंचता है, और ये सब एरिया 52 के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि जैक देख नहीं सकता। कुछ देर चलने के बाद ये सब एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां रेडफोर्ड ट्रिप को फोन करता है और कहता है कि मेरे ड्रग चुराते हुए तुम कैमरे में कैद हो चुके हो और अब मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहीं पर आ रहा हूँ। ये सुनकर ट्रिप थोड़ा घबरा जाता है और एक बार फिर से ये लोग गाड़ी में बैठकर चलना शुरू करते हैं। आधे रास्ते में ट्रिप इन्हें ड्रग पिल्स के बारे में बताता है, जिस पर ग्रेचन एक जगह गाड़ी रोककर उसे उतरने को कहती है, पर ट्रिप कहता है कि यहाँ से उसे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। दोनों की बहस के बीच कुकी फ्रेश होने जंगल में चली जाती है और ट्रिप नीचे उतरकर नेटवर्क ढूंढने लगता है। इसके बाद सभी को एक भूकंप का झटका महसूस होता है, पर ये लोग इसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, और ग्रेचन फैसला करती है कि अगले स्टॉप पर वो ट्रिप को उतार देगी। इसी बीच उनकी नजर एक दूसरी कार पर पड़ती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, पर नेटवर्क न होने की वजह से वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाते, और अगले स्टॉप यानी एक गैस स्टेशन पर ग्रेचन ट्रिप को गाड़ी से उतार देती है। मगर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं गाड़ी खराब हो जाती है और ना चाहते हुए भी ग्रेचन को ट्रिप की मदद लेनी पड़ती है। गाड़ी तो ठीक हो जाती है, मगर उसे आगे चलाने के लिए फ्यूल चाहिए था जो गैस स्टेशन पर था नहीं। अब रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए वो लोग वहीं मोटल में रुकने का फैसला करते हैं। जैक एक कमरे में लेट जाता है, जहां कुछ देर में कुकी भी पहुंच जाती है और उसे एक बुक मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। वही ट्रिप और नेल्सन फ्यूल की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं और कुकी उस किताब को लेकर ग्रेचन के पास पहुंचती है, मगर दोनों उसके अंदर की लिखावट समझ ही नहीं पा रहे थे। इतने में ट्रिप आता है और कहता है कि वो फ्यूल देखने के लिए जंगल में जा रहा है। वहीं बाकी सब बाहर बैठकर बातें करते हैं, पर तभी कुकी किसी को देखती है जो खिड़की से झांक कर उन्हें देख रहा था। कुकी और नेल्सन अंदर जाते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। इधर ट्रिप रोड पर चल रहा था कि उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो उससे मदद मांगता है, मगर वो आदमी पहले तो कोई जवाब नहीं देता है, और जब मुड़ता है तो ट्रिप उसे देखते ही भागने लगता है, क्योंकि ये कोई और नहीं रेडफोर्ड था। वो बचते बचाते एक टॉयलेट में छुपता है और फिर रोड पर भागने लगता है, जहाँ एक गाड़ी उसके करीब आती है और उसे लगता है कि इस पे रेडफोर्ड ही होगा, इसलिए वो किनारे पर एक गड्ढे में लेट जाता है। मगर गाड़ी जब रुकती है तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जिसका नाम होता है हेनरी। वो यहाँ पर अपनी पत्नी को ढूंढते हुए भटक रहा था। हेनरी ट्रिप को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देता है, जिस वजह से वो थोड़ा डर जाता है, पर उसकी ऑफर की लिफ्ट को एक्सेप्ट करके उसके साथ चल पड़ता है। कुछ देर के बाद दोनों उसी मोटल के पास पहुंचते हैं जहाँ ट्रिप सबको हेनरी से मिलवाता है, पर तभी उसके सीने में दर्द उठता है और ट्रिप उसे वापस से उसकी गाड़ी में बैठा देता है और एक कमरे में पहुंचता है जहाँ कुकी और नेल्सन थे। ट्रिप सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देता है, पर तभी उसे एक बंकर में से अजीब सी आवाजें आती हैं, और वो जैसे ही बंकर खोलता है उसमें से एक अजीब सा आदमी बाहर निकलता है जिसका आधा शरीर कटा हुआ था। वो आदमी बाहर आते ही रेंगता हुआ जाने लगता है और फिर जंगल में कहीं गायब हो जाता है, और ये देखकर ट्रिप बहुत घबरा जाता है। वो समझ चुका था कि ये जगह बहुत गड़बड़ है और यहाँ बचाव के लिए उसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो बंकर में रखे कुछ हथियारों को निकाल लेता है और बाहर पहुंचता है जहां हेनरी घूम रहा था। ट्रिप हेनरी को उसी आधे कटे आदमी के बारे में बताता है, जिस पर हेनरी कहता है कि यहाँ ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। ये सुनकर ट्रिप को काफी अजीब लगता है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और हेनरी भी सीने में पेन महसूस होने पर वापस अपनी गाड़ी में चला जाता है। मगर इस बार उसे गाड़ी में एक अजीब सी स्मेल आती है जो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि उससे ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती।
और वो वहीं दम तोड़ देता है। इधर ट्रिप हेनरी की गाड़ी से फ्यूल निकालने लगता है ताकि उसे अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ से भाग सके, मगर तभी उसका फोन बजता है। ये कोई प्राइवेट नंबर था, जिसे देखकर पहले तो ट्रिप घबरा जाता है, पर फिर फोन उठाता है और सामने से कोई आदमी उससे मदद मांगता है। पर इससे पहले कि ट्रिप उससे कुछ पूछ पाता, नेटवर्क चले जाते हैं और फोन कट जाता है। ट्रिप उस आदमी की मदद करना चाहता था, इसलिए वो छत पर चढ़कर नेटवर्क ढूंढने लगता है, जहाँ पर एक काला साया उसके पीछे खड़ा होता है। ट्रिप को जैसे ही उसके जाने का एहसास होता है, वो पीछे पलट कर देखता है और वो साया ट्रिप पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ कुकी बाथरूम में जाती है और उसे भी यहाँ वही गंदी स्मेल आती है जो ट्रिप और हेनरी को आ रही थी। इसे कंट्रोल करते हुए भी वो बाथरूम में बैठी रहती है, पर तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही कोई उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। ये कोई और नहीं, वही काला साया था, जिससे बचने के लिए कुकी जोर जोर से चिल्लाती है, मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता और कुछ ही देर में वो साया कटर मशीन से कुकी को बुरी तरह से मार डालता है। इधर नेल्सन नोटिस करती है कि कुकी को गए हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है, पर वो लौटी नहीं, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है, पर कुकी उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन जैक जरूर मिल जाता है, जो हॉल में भटक रहा था। नेल्सन उससे कुकी के बारे में पूछता है, पर जैक को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए नेल्सन उसे ढूंढता हुआ बाहर चला जाता है, जबकि जैक हॉल में रखे लैंडलाइन फोन को चेक करता है जो बंद पड़ा था, जिस वजह से वो वापस जाने लगता है। तभी उसके कदमों में वही मरा हुआ हिरन आ जाता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ नेल्सन अपने कमरे में बैठा कुकी के आने का इंतजार कर रहा था, पर तभी उसे भी अपने कमरे में वही गंदी सी स्मेल महसूस होती है, जो इतनी बुरी थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसे अवॉइड करने के लिए नेल्सन म्यूजिक सुनने लगता है। इतने में कोई उसे बेड के नीचे से खींचने लगता है, जिससे बचने के लिए वो अपने बेड पर खड़ा हो जाता है और बेड के नीचे कौन है ये चेक करने के लिए अपना जूता नीचे फेंक देता है, जिसे वही शैतान कटर मशीन से काट देता है। और ये देखकर नेल्सन बहुत घबरा जाता है और इस शैतान से बचने के लिए अपने ऊपर एक कंबल लपेटकर खिड़की से छलांग लगा देता है। उसे लग रहा था कि वो बच गया, मगर ऐसा नहीं था, बल्कि बाहर कूदते ही उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, क्योंकि कांच का एक टुकड़ा सीधा उसके गले में धंस चुका था, जिस वजह से उसके मुंह से खून बहने लगता है और कुछ ही समय में उसकी जान चली जाती है। तभी वहां पर ग्रेचेन और जैक भी पहुंच जाते हैं, जो नेल्सन को मरा हुआ देखकर बहुत डर जाते हैं और ट्रिप और कुकी को ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें कहीं दिख नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि दोनों शायद से हेनरी की गाड़ी में हो सकते हैं, इसलिए वो गाड़ी के अंदर चले जाते हैं, मगर यहाँ हेनरी भी मरा पड़ा था। ये देखकर ग्रेचेन जैक को गाड़ी में ही रुकने को कहती है, ताकि वो फोन पर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता रहे, और खुद वहां रखे हथियार लेकर ट्रिप और कुकी को ढूंढने के लिए वापस मोटेल में चली जाती है। इधर जैक लगातार फोन पर बात करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि अब उसकी जिंदगी भी खत्म होने वाली है। ये सुनकर जैक बहुत घबरा जाता है और ग्रेचेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जबकि ग्रेचेन खुद कुकी और ट्रिप को ढूंढ रही थी। वो कुकी को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचती है, जहां उसे वही किताब मिलती है जिसे कुकी लेकर उसके पास आई थी। वो उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और ये शायद रेडफोर्ड है, पर जैसे ही वो पीछे पलटती है तो वहां कोई नहीं होता। इसके बाद वो किताब रखकर अगले कमरे में पहुंचती है, जहां दीवार पर लिखा हुआ था कि लड़ो या मरो, यानी या तो तुम्हें लड़ना होगा या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये पढ़कर ग्रेचेन कमरे से बाहर आ जाती है, जबकि जैक उसे ढूंढता हुआ बहुत दूर सुनसान इलाके में पहुंच जाता है, जहां उसी गंदी बदबू के साथ वो काला साया पहुंच जाता है और जैक पर हमला कर देता है। लेकिन वो उसे मारता उससे पहले ही ट्रिप यहाँ पहुंच जाता है और उस साये को शूट कर देता है, जिस वजह से वो भाग जाता है। इतने में यहाँ ग्रेचेन भी पहुंच जाती है और अब ये तीनों वापस मोटेल में आ जाते हैं। उस साये ने ट्रिप का एक हाथ काट लिया था, पर फिर भी वो अपने दोस्तों की मदद करने का फैसला करता है और उन्हें उसी कमरे में लेकर जाता है जहां हथियार रखे हुए थे। वो ग्रेचेन और जैक दोनों को हथियार देते हुए कहता है कि उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए उस साये से लड़ना होगा और इस लड़ाई में ये हथियार उनकी मदद करेंगे। ट्रिप उन्हें ये बता ही रहा था कि तभी वो काला साया इनके पीछे पीछे यहाँ भी पहुंच जाता है। ट्रिप अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद उसके सामने आकर लड़ने लगता है और ग्रेचेन जैक को भगा देता है। इधर ये साया ट्रिप पर बार बार हमला करता है और आखिरकार उसे भी मार डालता है। अब इन सभी में बस दो ही लोग जिंदा थे, ग्रेचेन और जैक, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और भागते भागते हेनरी की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। ग्रेचेन गाड़ी को चलाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि इसका फ्यूल पहले ही ट्रिप ने निकाल लिया था। इसलिए ग्रेचेन जैक को लेकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। इतने में वही काला साया यहाँ आ जाता है और दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ग्रेचेन बार बार उसे शूट करके भगाने लगती है।
इसी बीच जैक गाड़ी से नीचे गिर जाता है। वो वापस से ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी वो साया उस पर भी हमला कर देता है। पर जैक जैसे तैसे गाड़ी के ऊपर चढ़ता है और उल्टा लटक कर उस साये का मास्क हटा देता है। ये घोस्ट था जिसे ग्रेचेन तुरंत शूट करती है और वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो जैक को संभालती है और गाड़ी में लेटा देती है और उस फ्यूल बॉक्स को लेकर गाड़ी में वापस से फ्यूल भरने लगती है। पर वो घोस्ट फिर से वहां आकर ग्रेचेन पर हमला करता है, मगर ग्रेचेन भी हार नहीं मानती और उसे हराकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। पर वो घोस्ट अब भी गाड़ी के ऊपर था, इसलिए ग्रेचेन गाड़ी को आगे पीछे कर उसे नीचे गिरा देती है और जब वो ठीक गाड़ी के सामने होता है तब उसे टक्कर मारकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। ग्रेचेन अभी भी गाड़ी भगा रही थी। वो जैक को देखने के बाद आगे देखती है, जहां अचानक से वही घोस्ट ऊपर से खोपड़ी नीचे करता है और डर के मारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद रेडफोर्ड यहाँ पे आता है और ग्रेचेन को जगाने लगता है। इसके बाद पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है और अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब ग्रेचेन ने ट्रिप को गाड़ी से उतारने के लिए गाड़ी रोकी थी, तभी हेनरी की गाड़ी यहाँ से गुजरती है और बैलेंस बिगड़ने पर ग्रेचेन की गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिस वजह से ये सब लोग मारे जाते हैं। और जो कुछ भी हमने मूवी में देखा वो इन सब की आफ्टर लाइफ थी, मतलब ये लोग मरने के बाद की लाइफ में थे, जहां वो होस्ट इनकी आत्मा लेने आया था। मगर इस एक्सीडेंट में जैक और ग्रेचेन बच गए थे, इसलिए वो एंड में जिंदा बचते हैं। वहीं रेडफोर्ड की गाड़ी भी एक्सीडेंट के टाइम ही इस लोकेशन से गुजरी थी और उसी ने इनकी मदद के लिए वहां पुलिस बुलाई थी। मतलब जो झटका मूवी की शुरुआत में इन सबको महसूस हुआ था, उस समय ये सब लोग मर चुके थे। वही हमने मूवी की शुरुआत में जिस फैमिली को देखा था, वो भी हिरन की गाड़ी से टकराने की वजह से मर गई थी और उनकी आत्मा को लेने भी वही घोस्ट आया था। अब हमें ग्रेचेन और जैक को दिखाया जाता है, जिन्हें आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, आपको आफ्टर लाइफ से जुड़ी ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।